पहले दिन पे ऐसे रिमोट प्लेस पे मतलब खाली 10 मिनट लेट है, तो मेरे हिसाब से ऑडियंस आज एकदम सही है, जो भेजी नहीं गई है लेकिन आई है। भेजने वाले लोग हैं, टाइम पे जरा आना मुश्किल होता है, लेकिन सब लोग आए हैं और तीव्रता से आए हैं, तो एक अच्छी बात है। हाँ हाँ, आ भी रहे, मतलब ज़्यादा तक। यश, उनका सबका जो रहने का है ना, वो बाद में ब्रेक में कर लेंगे, बराबर। तो हम 5 दिन के लिए कुछ एक, इसमें कितने लोग ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल जीवन विद्या शिविर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब, हाँ, ओके ओके ओके, काफ़ी लोग हैं, बराबर। तो ये 5 दिन का वर्कशॉप है, आपको इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा, ये बात पक्का है। उसमें वेलकम वेलकम उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी लाइफ एक साइड और ये 5 दिन एक साइड पे, इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो हिसाब से उसका एक्सपीरियंस है। तो जनरल में खाली बात कर लेता हूँ, तो भैया 5 दिन लेंगे, साथ में किधर भी ज़रूरत रहेगी तो ध्वनित भाई भी साथ में है ही। तो एक थोड़ा ग्रुप में मैं इंस्ट्रक्शन तो रखते हैं, लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इधर अपन जो जनरल इंस्ट्रक्शन में दे देता हूँ कि, और एक भी रुपया लिए बिना उन्होंने हमको दिया है इसके लिए। क्या कि आपके पास से जो 1500 रुपया का मतलब सहयोग राशि है, वो खाली हमारे भोजन के लिए ही है, बाकी मतलब पूरा प्रॉपर्टी उन्होंने बिल्कुल बिना चार्ज दिया है। तो हमारा एक, हम हमारे रिश्तेदार के उधर जाते हैं, उधर भी पैसा तो देने का होता नहीं है, फिर तो उधर हम लोग कितना केयरफुली रहते हैं। जब भी होटल में कुछ लेते हैं ना, तभी हम लगता है हमने तो पैसा दिया है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इधर हम लोगों ने बिल्कुल ये नहीं किया। तो हमारा एक फर्ज बनता है कि जो चीज़ हमको जैसे मिली है उसको कैसे संभाल के रखें, वो एक हमारा फर्ज बनता है। जस्ट सब लोग ऐसा है, वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि सुबह में 5:30 से 7 भैया का एक क्लास होता है, और पूरे दिन 6-7 घंटा इधर बोलने का रहता है। तो सभी लोगों को, क्या कि ये शिविर चलेगा ना, तो काफ़ी प्रश्न कम हो जाएंगे, लेकिन नए प्रश्न खड़े भी होंगे। तो नए प्रश्न खड़े होते हैं तो सबको लगता है कि यार अभी इसके लिए तो अभी ब्रेक में 15 मिनट का ब्रेक है, 20 मिनट का, आधा घंटा का ब्रेक है, चलो भैया को पूछ लेते हैं, यार ये क्या है, ऐसे क्या होगा, इसका क्या होगा। तो ऐसा सबका रहता है, लेकिन हम लोग थोड़ा ऐसा ध्यान रखेंगे, क्या कि पूरे दिन में 8 साढ़े 8 घंटा बोलने का रहता है, तो कम से कम गले को भी आराम चाहिए। तो ब्रेक के टाइम में जितना प्रश्न है आप सेशन में पूछो, ब्रेक के सिवाय बाकी के टाइम में थोड़ा उनको भी गले का आराम मिले, वो ध्यान में रखेंगे अपन। नहीं तो क्या है कि हम तो पूछेंगे तो वो तो जवाब देंगे, लेकिन एक हमारा फर्ज बनता है कि थोड़ा वो हिसाब से एक ध्यान रखेंगे। और बाकी छोटी मोटी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप में अंदर रख देते हैं। जो भी लोग ग्रुप में नहीं हैं जुड़े हुए, तो यश को बोलेंगे तो वो ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो सेशन को भैया का मैं शॉर्ट परिचय रखता हूँ, बाकी तो फिर वो सेशन में रखेंगे। लेकिन महेंद्र भैया, वैसे उनका नेटिव वाराणसी के पास का है, लेकिन 2007 से वो कनाडा में रह रहे हैं, और उधर जो कनाडा गए उसके पहले भी वो पहले से शिक्षा से जुड़े हुए हैं। वर्धा आश्रम ना भैया, वहाँ वर्धा में उधर रहे हैं, बौद्ध मठ में भी रहे हैं, मुंबई में सोमैया कॉलेज में भी उन्होंने उधर पढ़ाया है, और उसके बाद फिर वो कनाडा गए। तो कनाडा जाने के बाद में ही ज़्यादा तक उन्होंने
शिक्षा पे ही ज़्यादा तक सोचा है और शिक्षा पे पूरा परिवार शिक्षा के लिए काम कर रहा है। तो उनका जो जर्नी है वो एकदम पूरा परिवार का शिक्षा के हिसाब से जर्नी है। और बाबा जी के साथ में उनके घर पे कभी 4 महीना, कभी 6 महीना, कभी 2 महीना, ऐसे करके 4, साढ़े 4, 5 साल तक बाबा जी के साथ में उनके घर पे रहे हो। तो एक जागरूक मानव का आचरण कैसे होता है वो उन्होंने हूबहू देखा है। तो वो एक अच्छी बात है कि हम लोग में से ज़्यादा तक शायद 1-2 लोगों को छोड़ के आदरणीय नागराज जी को हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं है, बराबर है। अभी उनका प्रस्ताव के हिसाब से हम देख रहे हैं, लेकिन बाकी देखा नहीं है। तो क्या है कि ये भी एक बात है कि ऐसा कोई आदमी जो कैसे परिवार में जीता है, कैसे सब लोगों के साथ व्यवहार करता है, वो बात तो उन्होंने ये देखा है। तो वो टाइम पे बाबा जी ने एक बात बताया था कि उनके बेटी का जन्म हुआ और वो छोटी, मेरे हिसाब से 2-3 महीने की, उधर लेके गए थे उनके। और वो टाइम पे फिर बाबा जी ने पूछा कि ये लोगों को शिक्षा कैसे दोगे? तो उन्होंने वो टाइम बोल दिया कि बाबा जी ये दर्शन के हिसाब से शिक्षा देना है। और वो बात उन्होंने पकड़ के रखी। तो कनाडा में जाने के बाद में भी उनके बड़ी बेटी आनंदी और बेटा देवम, ये दोनों को उन्होंने कनाडा में जाने के बाद में भी होम स्कूलिंग करके मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से शिक्षा देने का पूरा उन्होंने प्रयत्न किया। और वो शिक्षा देते देते ये बाकी पूरे दुनिया के सब बच्चों को कैसे मिले, उसके हिसाब से उसका कैरिकुलम भी, वैसे तो पूरा मतलब शॉर्ट में कैरिकुलम बाबा जी दे के गए हैं, लेकिन वो कैरिकुलम को कैसे पेडागोजी के हिसाब से, टेक्सोनॉमी के हिसाब से कैसे उसको मतलब अपन स्कूल में दे सकते हैं, तो उन्होंने ये पूरा जो कैरिकुलम है उसके पीछे भी टाइम लगाया। उनके धर्मपत्नी नियोमी दीदी, वो वैसे बेसिकली जूस बैकग्राउंड से है। उनका शादी होने के बाद में मतलब ये कोई शिविर में उनका मिलना हुआ और दोनों शिक्षा से ये थे, तो वो एक सम विचार से उनका शादी हुआ। और फिर नियोमी दीदी भी बाबा जी के साथ में उधर ही रही और उन्होंने मध्यस्थ दर्शन को समझने के लिए हिंदी सीखा। और वो बेसिकली उधर कनाडा में कैलगरी में रहते हैं, तो उधर कनाडा में वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर रही और उन्होंने भी कहा कि 20-22 साल से अलग अलग मॉडल में अलग अलग जगह पे शिक्षा पे काम किया है और पढ़ाया है। तो उन्होंने भी लास्ट 3-4 साल से वो जॉब छोड़ के दोनों में, क्या कि अभी जॉब चालू रहता है, बच्चों का होम स्कूलिंग है, तो फिर इसके लिए टाइम बचता नहीं है, तो वो पूरा दोनों ने ये सब छोड़ के दोनों उसके पीछे कैरिकुलम बनाने के लिए और उसके पीछे टाइम देने के लिए उन्होंने भी जॉब छोड़ दिया। और ये काफ़ी शिक्षा में उन्होंने गहराई में काम किया और अध्ययन भी बहुत एक ठीक से किया। और उसके बाद अभी उनको ऐसा था कि ये शिक्षा का कैरिकुलम बनाया, लेकिन धरती पे उसको एक मॉडल के रूप में तो किधर भी बनाना होगा, तभी तो देखने को मिलेगा, खाली थियरी रहेगी तो चलेगा नहीं। तो उसके लिए वो इंडिया में सोचते थे कि कनाडा में तो ये वातावरण नहीं है, लेकिन समझो कि इधर इंडिया में किधर भी मतलब उसको अपन भारत में सोचेंगे तो किधर भी, तो काफ़ी जगह पे चयन करते करते ऐसा उनको लगा कि ये ऐसा स्कूल वो विसनगर में किया जा सकता है और उन्होंने वो डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया। और अभी वो परिवार के साथ कनाडा से विसनगर में मूव हो गए ये स्कूल खड़ी करने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो क्या है, हर जगह से, हर एयरपोर्ट से डेली फ्लाइट भर के कनाडा लोग जाते हैं। आने वाले के नाम बहुत कम सुनते हैं अपन, बराबर है। तो ये सब मतलब उनका शॉर्ट परिचय है, बाकी तो डिटेल में भैया कुछ भी बात में रख देंगे। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और भैया को बोलता हूँ। हाँ हाँ, अरे सॉरी। और
आपने पोस्टर देखा, उसमें मतलब भैया के साथ में एकदम ध्वनित भाई भी साथ में है। ध्वनित भाई का तो ज़्यादा तक लोग ध्वनित भाई लाए हैं, तो फिर मतलब क्या है कि इधर जो बैठे हैं उसमें से ध्वनित भाई के परिचित लोग ज़्यादा है। बराबर। तो ध्वनित भाई ने भी रेडियो मिर्ची में अहमदाबाद में कुछ 20-22 साल काम किया, और पूरे अहमदाबाद के यूथ के एकदम हार्ट में बैठे हुए हैं, और उनका इतना ये है। और ये सब करने के बाद में, ये कुछ पूरा नहीं पड़ता ऐसा लगने के बाद में रेडियो मिर्ची छोड़ा, और ये लास्ट मेरे हिसाब से 2020 में 21 में हाँ 21 से वो भी मतलब 3 साल से वो भी परिवार के साथ में लगे हैं कि मेरे को ये चीज़ पार पाना है। और आज 3 साल में भैया के साथ में मतलब कोई भी चीज़ का समझो कि किधर इंट्रोडक्शन देना है, कुछ भी मतलब शिविर लेना है, तो वो उन्होंने 3 साल में वो लेवल प्राप्त किया है। तो आज की मतलब ये शिविर में इधर ये भी है, जिधर जिधर पूरकता की ज़रूरत पड़ेगी तो भैया भी आ जाएंगे, लेकिन मैं भैया को रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए भैया। हाँ हाँ हाँ, गणेश स्थापन आप कीजिए। Namaste. Good morning. Very happy to see bright, cheerful faces. आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। परम श्रद्धेय नागराज जी की वंदना करते हुए शिविर का आरंभ करते हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि दशरथ भाई नागराज जी के बारे में बोल रहे हैं, मैंने भी ये नाम लिया। अब कुछ लोग तो पहली बार ये नाम सुन रहे हैं, तो उनके बारे में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी आपके मन में जानने की उत्सुकता होगी कि क्या बोल रहे हैं। एक મજાકની વાત કરું તો હમણાં છેલ્લી શિબિર છે ને જન્માષ્ટમીની આસપાસ એક હતી, અને એમાં શરૂઆતમાં આ જ રીતે મેં નાગરાજજીનું નામ લીધું. હવે કેટલાય લોકો એવા હતા કે જે લોકોને કાંઈ ખબર જ નહોતી, તો એમને એમ થતું હતું કે આ નાગપંચમીને કારણે બોલે છે કે શું કહે છે શું એમ. એમને કોઈ આઈડિયા જ નહીં કે આ શું કોની વાત કરે છે. એમને એમ કે નાગ દેવતાની કોઈ વાત કરી રહ્યા, એવું નથી. નાગરાજજી આ સંસારના એક એવા માનવ કે જેમણે આપણા બધા માટે દર્શન ઉપલબ્ધ કરાવીને, મધ્યસ્થ દર્શન ઉપલબ્ધ થયું આપણી સમ્મુખ. એ આપણે બધા બહુ જ નસીબદાર લોકો છીએ કે આપણા સમયખંડમાં આ દર્શન આપણી સમક્ષ ઉપલબ્ધ થયું છે, અને એનું અધ્યયન કરવાનો આપણને એક મોકો મળે છે. તમને બધા જેટલા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ અહીંયા આવ્યા છે, फर्स्ट टाइम जो लोग आए हैं, उन सभी के लिए आने वाले 4-5 दिन जो है, ये जैसा दशरथ भाई ने कहा वो बिल्कुल सही है, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा. और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ. और ये कैसे होगा, इसमें होने वाला सिर्फ संवाद है, तो कैसे होगा वो आप अपने अंदर ही देख पाएंगे. जब आप सुनेंगे, सुनते सुनते जब भैया की बात सुनेंगे, सुनते सुनते अपने अंदर उस कल्पना में बिठाएंगे, आपको अपने में दिखेगा कि अरे ये तो पहले कभी नहीं सुना था, ऐसी कोई बात की जा रही है. तो ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले वंदना गीत से शुरुआत करते हैं. गीत के बोल हैं, वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा. तो वंदना हम कर रहे हैं जागृत मानव की, जिनसे सुशोभित है ये धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश और ज्योति से भरा. जीजे 27 95 52 ગાડી મારી જ છે. મારી નથી પણ અમારી જ છે. તો તો એ માર્ગમાં અવરોધ છે, એટલે ભાઈ હા ભાઈ સૌથી પહેલા અવરોધ જ દૂર કરવો પડે ને. તો જયદીપભાઈ આપણી ગાડી चलिए
तो मन को थोड़ा स्थिर करते हैं और इस वंदना गीत को जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, इस गीत के शब्दों के साथ थोड़ा अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करें, सुनते हैं और मन में एक ऐसा भाव लाते हैं कि जिनकी वंदना हो रही है उनके प्रति हम में जो भाव बन रहा है उस भाव को हम देख पाए। जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। अब आप सब यहाँ पे आए हैं तो आप सभी का स्वागत करते हैं एक स्वागत गीत के साथ, है ना। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल
शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। धीर वीर उदार बने हम, धीर वीर उदार बने हम, दया कृपा करुणा से सजे हम, दया कृपा करुणा से सजे हम। शिक्षा से संस्कार उदय हो, शिक्षा से संस्कार उदय हो, सहज सरल और सजग बने हम, सहज सरल और सजग बने हम। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। मानवता के दीप जलाएं, मानवता के दीप जलाएं, स्नेह सुधा अमृत बरसाएं, स्नेह सुधा अमृत बरसाएं। न्याय धर्म और सत्य प्रकाशे, न्याय धर्म और सत्य प्रकाशे, जागृत जीवन को अपनाएं, जागृत जीवन को अपनाएं। वसुंधरा पर निरंतरा हो परंपरा, वसुंधरा पर निरंतरा हो परंपरा। आनंद मंगल शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। खूब। तो स्वागत ऐसा कहने से दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हम यहाँ पे किसी उद्देश्य के साथ आए हैं। बिना प्रयोजन के कोई कुछ नहीं करता, एक स्टेप आगे नहीं बढ़ता। हम कोई भी कदम उठाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके पीछे हमारी सोच होती है। हम किसी विचार से ही प्रस्तुत होते हैं। जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, जब हम कुछ भी कार्य करने जाते हैं, तो उसमें मूल रूप से हमारा विचार जो है वो फलित होता है। तो आने वाले दिनों में हम यहाँ पे मूल रूप से इकट्ठा हुए हैं संवाद करने के लिए। संवाद मध्यस्थ दर्शन के परिचय हेतु है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, जिनके प्रणेता श्रद्धेय श्री नागराज जी थे, हैं, और उनकी प्रेरणा से हम सब अध्ययन क्रम में हैं और मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद का अध्ययन कर रहे हैं। और आदरणीय महेंद्र भैया के मार्गदर्शन में हम सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये क्या है, विकल्प क्या है, मध्यस्थ दर्शन क्या है, जीवन विद्या क्या है, इसके बारे में परिचयात्मक बात इस शिविर में होगी। तो अब तक हम जैसा जिए हैं उसमें कितना पार हुए और आने वाले समय में हम सब मिलके कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में कुछ संवाद होगा। जहां जहां पे भी, जैसे अभी आपने गाना सुना, वंदना गीत भी सुना या स्वागत गीत सुना, अब कुछ शब्द पहली बार आपके सामने आए और આપણા ગુજરાતીઓને એવું હોય કે આ થોડું અઘરું અઘરું નથી, આમાં બધું શું છે, એવું અઘરું અઘરું લાગે ને। તો એ અઘરું જે છે એનું સરળીકરણ જ્યાં પણ આવશ્યકતા હશે, ભૈયા વાત કરશે એમાં કંઈ અઘરું નહીં હોય, પણ તે છતાં
જ્યારે કોઈને કદાચ એવું હોય કે ભાષાની કોઈ મર્યાદા નડતી હોય તો એના માટે હું અહીંયા હાજર છું. એટલે જ્યાં પણ કોઈ સેશન પૂરું થશે એના પછી જ્યાં સંકલનની આવશ્યકતા હશે, તમારા જેટલા પણ પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નોના ઉત્તર ભાષાની મર્યાદાને ઓળંગીને આપણે મેળવી શકીએ એવી અહીંયા रजुआत રહેશે, है ना. तो मुख्यत्व बात भैया करेंगे, जहाँ जहाँ पूरकता की आवश्यकता होगी तो मैं आ जाऊंगा, और बाकी हम सब साथ में आने वाले 5 दिन. और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं. तो ये फॉर्मेट जो है ये कोई प्रवचन फॉर्मेट नहीं है, ये संवाद का फॉर्मेट है. डायलॉग करेंगे हम. तो जहाँ कहीं पे भी कोई भी प्रश्न आता है आपके मन में तो आप हाथ उठाकर पूछ ही सकते हैं. बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, धन्यवाद. हाँ, प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि एक ऑडियंस है जो ऑनलाइन भी देखती है, इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है. नहीं, बाद में देखेगी ना, जब रिकॉर्डिंग देखेगी तो ऑनलाइन, तो वो जब देखेगी तो उनके लिए आवश्यक ये है कि फिर आपकी आवाज वहां पे सुनाई दे, इसलिए माइक्रोफोन में ही सवाल पूछना है. हाँ, प्रश्न रिकॉर्डेड होगा फिर. ठीक है. हमारा सुनाई दे रहा है? ऑन है? ये ऑन है कि नहीं? एक पाछળ રાખો ને એક આગળ રાખો. हाँ, दो ठीक है. મીરભાઈ ને માઇક આપી દઈશું, પછી એ જશે નહીં ક્યાંય. મીરભાઈ सही बात. बढ़िया. सभी को नमस्ते. आवाज सुनाई दे रहा है ठीक से? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा शुरुआत ध्वनित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद. एक तो जो शिविर है, आपको पता ही चल गया होगा कि ये शिविर एक दर्शन पे आधारित है. उसका नाम है मध्यस्थ दर्शन, जिसके प्रणेता या जिसके उसको देने वाले जो हैं वो ए नागराज जी हैं. तो हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा अध्ययन किए हैं. दर्शन मेरा नहीं है, ये दर्शन तो नागराज जी का दिया हुआ है. उसके परिचय को देने के लिए यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं. तो शिविर के बहुत सारे प्रारूप हैं, उसमें से एक प्रारूप है परिचय शिविर. तो ये सबसे बेसिक शिविर है, जिसको अभी हम लोग नाम जीवन विद्या परिचय दे रहे हैं बहुत समय से, और अभी इंग्लिश में डिस्कवरिंग लाइफ वर्कशॉप. जब डिस्कवरिंग लाइफ वर्कशॉप हो गया इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक और दूसरा शिविर है, उसका नाम है डिजाइनिंग लाइफ वर्कशॉप. और एक तीसरा भी शिविर है, रियलाइजिंग लाइफ वर्कशॉप. तो 3 तो है ही. तो डिस्कवरिंग लाइफ, डिजाइनिंग लाइफ और रियलाइजिंग लाइफ 3 स्टेप पे है. तो उसकी पहली शुरुआत हम लोग करेंगे परिचय से, और परिचय भी 5 दिन लग रहा है, तो बाकी में थोड़ा और दिन तो लगेगा ही. तो थोड़ा समय लगता है इसमें, धीरे धीरे. बट आप लोग जो कर रहे हैं, आपको पहले से ही एक भूमिका बन जाएगी कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, कैसे होगा, वो सब परिचय में हो जाता है. तो इसमें गुजरात से बाहर या गुजराती लैंग्वेज से बाहर के कितने लोग हैं जिनको गुजराती लैंग्वेज नहीं आती? 1 2 3. ठीक है. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ध्वनित भाई अगर आएंगे तो यदि अनुकूल होगा तो गुजराती में भी रख देंगे. मैं गुजराती में तो मैं नहीं रख पाऊंगा, लेकिन वो रख सकते हैं. तो हम और ध्वनित भाई की भूमिका ये होगी कि शिविर को मैं लीड करूंगा, और जैसे दूसरा सत्र जब शुरू होगा तो शुरू में ध्वनित भाई आएंगे और उसको ब्रीफ में एक रिकैप कर देंगे, और आपके कोई प्रश्न उत्तर हैं तो आप उनसे कर सकते हैं. और जब ब्रेक है तो ब्रेक के समय में, जैसे दशरथ भाई कह रहे थे कि भाई प्रश्न होगा तो हमसे पूछना है, उसकी बजाय ध्वनित भाई हैं यहाँ पे और दशरथ भाई हैं, उनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं. उनका भी अध्ययन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी गहरा है, तो लंबे समय से लगे हुए हैं. ठीक है. और आपस में भी चर्चा कर सकते हैं. बढ़िया, बहुत अच्छा. शिविर भैया कब तक है? दशरथ भैया कहाँ गए? नहीं, ये अभी सॉरी शिविर मतलब ये सेशन कब तक है? इसका टाइम टेबल ये अभी 11 बजे तक है, 10:45 ना? हाँ, तो 10:45. तो मैं क्या करता हूँ,
एक रिमाइंडर 10:40। हाँ फिर भी मैं कर ही लेता हूँ। आज दिन हो गया कौन सा? आज है चलो तो 10 ये हो गया मेरा सेट 10:40। बढ़िया। तो एक बात और ध्यान रखेंगे, कुछ जैसे शिविर होता है तो जो ब्रेक है, ब्रेक कितने समय का है? मान लो आधे घंटा का रखे होंगे, कितने बजे है नेक्स्ट? उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है। हाँ थोड़ा देख के बता दीजिए। नहीं, थोड़ा सा रिमाइंडर बस देना है कि जो समय है हम लोग समय से इसको पूरा करेंगे और समय से जाएंगे, समय से आएंगे। मतलब यदि 11:15 का आने का होगा नेक्स्ट, तो 11:50 के पहले मतलब 5 मिनट पहले तक, हाँ 11:10 तक आ जाए। ठीक है भैया। तो ये पहला सत्र है 10:45 तक है, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है। 11:15 पे नेक्स्ट होगा, तो 11:10 और 11:24 तक तो आ ही जाए। नहीं सॉरी 11:14 तक, 1 मिनट पहले तक आ जाइए। तो हम लोग समय से ही शुरू करेंगे और समय से ही पूरा करेंगे। ये अपना एक कार्यक्रम है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सबके पास होगा टाइम टेबल, सब ग्रुप में है, और उसको मैं देख लूँगा। ठीक है। दूसरा ये कि शिविर, अभी तक तो बहुत सारे प्रवचन होते हैं, शिविर प्रवचन का फॉर्मेट का नहीं है। इसमें बेसिकली बातचीत है। बातचीत तभी होगी अच्छी जब आपके पास से प्रश्न आएंगे, तो और अच्छा शिविर होगा। तो जैसे भी प्रश्न आते हो, हर प्रश्न सही प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसकी वैलिडिटी नहीं है। हर प्रश्न एक वैलिड प्रश्न है। तो आप कोई भी प्रश्न हो, जैसा भी हो, आप उसको रख सकते हैं। कुछ ऐसा प्रश्न हो सकता है कि हम इमीडिएट आंसर ना दें और बाद में कोई एक कॉन्टेक्स्ट में दें, बट प्रश्न जो भी आता है आप रखिए। कुछ शेयरिंग भी आता है तो आप उसको भी रख सकते हैं। तो दोनों है ना, बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। शिविर लास्ट में शायद कब तक है? 6 बजे तक। तो पूरा 5 दिन का शिविर है ये। तो 5 दिन हम लोग अच्छे मन से करें। बाकी ये शिविर जैसा ध्वनि भाई ने बताया कि बहुत लोग, मेरे लाइफ में तो ऐसा ही हुआ कि एक शिविर किया, और पहला शिविर मैंने 2004 में किया था, और अभी 2024 आ गया, 20 साल। और मैंने मई में किया था 2004 में, तो 20.5 साल हो गया। अभी मैं इसी में लगा हुआ हूँ। तो जो मेरी स्थिति है, अभी भी मैं एक स्टूडेंट ही अपने को मानता हूँ। मैं भी अभी अध्ययन कर रहा हूँ। अध्ययन जिस स्वरूप में होना चाहिए, इसमें इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी मन से जितना मेरे पास है ताकत, उससे मैं पूरा लगा के कर रहा हूँ। और लाइफ में मैंने बहुत सारे इसमें बदलाव देखे हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक डेडिकेशन के साथ जो करना है, 20 साल से हम लोग लगे हुए हैं। और मैंने कभी ऐसे पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं कहीं गलत जगह आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हमेशा उत्तरोत्तर अपने में प्रगति देखा है। तो 20 वर्षों में एक लंबी यात्रा होती है। डेफिनेटली मैंने ये भी देखा है कि हम 20 साल लगाए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, अभी हमारी बिटिया 14 साल की है, उसमें 14 साल में ही काफ़ी मैच्योरिटी है इस बात को लेकर। तो ये भी दिखता है कि आगे की पीढ़ी या जो लोग नए होते हैं, उसमें हम लोगों ने जो पीछे से काम किया है वो सारा ऐड हो जाता है। तो समय सीमा बहुत कम समय में बहुत ही प्रोग्रेस है। मैं देखता हूँ जितना मैंने पिछले 17-18 साल में प्रोग्रेस किया होगा, ध्वनित भाई को देखता हूँ तो 2-3 साल में ही उतनी प्रोग्रेस है। तो ये भी नहीं है कि समय लगाने का ही मुद्दा है, और ये भी दिखता है कि आगे जनरेशन और अच्छा करेगी। आप लोग को हो सकता है 3 साल भी ना लगे, है ना, साल भर में वहीं पहुंच सकते हैं। तो ये सब बातें रहती हैं। बट पिछले 20 साल में मैंने अपने अंदर एक अच्छा प्रोग्रेस देखा है। इस दर्शन को लेकर मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे लाइफ में एक बड़ा बदलाव का जो कारण या जो बदलाव हुए मूलभूत, वो इसी दर्शन से ही हुआ है। तो शुरू करते हैं हम लोग। एक तो मेरा मन था, वैसे तो हम लोग परिचय, पहले तो हम लोग सबका परिचय करते थे। परिचय में एक सत्र जाता है, लेकिन परिचय करना जरूरी है। फिर शिविर पहले संख्या होती थी 25-50 ऐसे ही होती थी। फिर शिविर की संख्या बढ़ गई 300-400। तो 300-400 लोगों में परिचय नहीं हो सकता, बहुत कठिन है, क्योंकि 400 लोगों का परिचय ही एक दिन का परिचय हो जाएगा। तो कैसे करेंगे आप लोग बताइए। हमको लगता है
छोटा सा बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, तो एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं 1-2 मिनट ले करके, या फिर मैं शिविर शुरू करूं और जैसे आप प्रश्न पूछें अपने बारे में भी थोड़ा उसी समय बता दें, ठीक है। तो जब भी आपका पहला प्रश्न आए आप अपने बारे में थोड़ा सा रख दीजिए, कहाँ से आए, नाम, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ताकि हम लोग को पता चले, ठीक है। बढ़िया। तो मेरी अभी शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना घटी। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ एक विसनगर में विद्यालय हम लोग शुरू किए। तो विद्यालय में अभी हमारे पास 20-21 बच्चे हैं और सभी रेंज वाले हैं, और विद्यालय जो समर्थ डायमंड है उसी के कैंपस में ही चलता है। बच्चों को मैं पढ़ा रहा था तो बात आई थी कि मैथ पढ़ाने की, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत कंसर्न है कि हमारे बच्चे को मैथ कैसे आप दोगे, बाकी तो सब ठीक है बट मैथ कैसे होगा। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न मैथ को लेकर हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि मैथ क्लास देते हैं। तो मुझे लगा कि पहले एक बैकग्राउंड देते हैं कि गणित है क्या चीज़, किसको कह रहे हैं मैथ, हमको मैथ कहीं दिखता है कि नहीं। तो मुझे लगा शायद एक बड़ा प्रश्न हो जाए, मैथ दिखता है कि नहीं। बच्चों से ये पूछा कि नंबर क्या चीज़ है, वहाँ से शुरू करते हैं, गिनती किसको कह रहे हैं। तो मैं गया क्लास में और उनसे पूछा कि आपको गिनती दिखती है कहीं। और बच्चे कितने साल के, कक्षा 3 से लेकर 7 ग्रेड तक के हैं, या 6 ग्रेड तक। 7 में तो मेरा बेटा है अभी और एक और बिटिया है। तो ये प्रश्न हमने रखा, उनका उत्तर आया। बच्चे बिल्कुल, आप तो उनको कुछ अंदर से ऐसा नहीं है कि कुछ फिल्टर करना है, तो जो उनके पास उत्तर है उन्होंने उत्तर दिया। गेस करिए उनको नंबर कहाँ दिखा होगा। That's where they see the number. ग्रेड 3 में मतलब 9 साल, 8 साल, 9 साल से लेकर बच्चे, सभी बच्चों ने एक मत से उत्तर दिया कि उनको पैसे में नंबर दिखता है, राइट। नंबर मतलब ध्यान जाने से पैसा, ये आ रहा है उनके अंदर। तो फिर हमने कुछ उदाहरण भी पूछे। तो जो सबसे छोटी बिटिया है वो बोली, उसका उत्तर है, वो क्लास में सबसे छोटी है, तो उसने बोला कि मेरी मम्मी जाती है मार्केट में सामान लेने, 40 रुपए का धनिया होता है तो बहुत मोल भाव करती है और 20 रुपए का उसको चाहिए। तो यहाँ से उसका नंबर का सेंस है कि मार्केट में कुछ खरीदना होता है तो वहाँ उसको नंबर दिखता है। हाँ, फिर मैंने स्पेसिफिक भी पूछा कि अच्छा 8 नंबर है, आपने कहीं 8 देखा है, 8, तो 8 कहाँ देखा है, तो उसको 8 तो कहीं नहीं दिखा। फिर फाइनली उसको लगा कि बुक में है, तो उसने ऐसे हाथ करके बताया कि ये 8 है, ठीक है। तो 2 जगह उसको नंबर दिखता है, एक पैसे में और एक बुक में, बाकी प्रकृति में कहीं उसको नंबर नहीं दिखता है, ठीक है। फिर कल मैं, चंद्रकांत भाई हैं, उनके साथ आ रहे थे हम, दशरथ भाई, चंद्रकांत भाई साथ में आ रहे थे ना, चंद्रकांत भाई। तो हम लोग आ रहे थे तो भैया ने बात बताई। तो बोलते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, कि अमेरिका की बात बता रहे थे, क्या क्या चल रहा है। हम भी कनाडा में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हमको भी मालूम है। तो भैया ने बताया कि वहाँ जो दिनचर्या हो गई है भारतीय लोगों की, बाकी सभी की है, उसमें जो मेजर समय है हम कहाँ लगा रहे हैं, किस काम के लिए, पैसे कमाने। और कितना आवर्स लगा रहे होंगे, लगभग पूरे आवर्स ना, सुबह से उठ गए और शाम तक। अच्छा, सो भी क्यों रहे हैं हम लोग, क्योंकि पैसा कमाना है। मुझे तो कई बार लगता है कि हर काम पैसे के लिए हो गया है। आदमी सो रहा है या खा रहा है, ठीक से खाना खाएगा, है ना, तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो फिर क्या करेगा, पैसा कमाएगा, राइट। तो ओवरऑल पूरी लाइफ इस तरह से बनी है, उसमें मूल जो चीज़ हमको ड्राइव कर रही है वो है पैसा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अच्छा, कितने लोग असहमत है, ऐसे पूछना चाहिए। आप असहमत हैं, बताइए किस बात से ड्राइव है, आपका दिनचर्या में क्या है? नमस्ते भैया, हाँ। मेरा नाम राज है, मैं गांधीनगर से हूँ। जी। और मुझे इंट्रोडक्शन, ये मैं दूसरा शिविर कर रहा हूँ और मेरे पापा ने रिकमेंड किया इस शिविर के लिए, और मैं वैसे बिजनेस करता हूँ। और आपका जो क्वेश्चन है कि मनी ड्रिवन जो हमारा माइंडसेट
की आपने बात की, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो लाइफस्टाइल है वो मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं सिक्योर हो जाऊँ। ठीक है, वो एक अलग चीज़ हो गई कि उससे क्या आउटकम आएगा, वो एक अलग चीज़ है। मैं सिक्योर होना चाहता हूँ, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं संबंध में अच्छे से जीना चाहता हूँ एंड सो ऑन। लेकिन हम समय कहाँ लगा रहे हैं, मुख्य बात वो है। अभी इतना ही प्रश्न है कि जब हमारी दिनचर्या को देखते हैं सुबह से शाम तक, तो उसमें जो मेजर टाइम है वो कहाँ जा रहा है? हाँ, वैसे तो पैसे कमाने में और सोने बस में। इतना ही बात है। सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है, हम सबको चाहिए ही चाहिए, वो तो मैं डिनाई नहीं कर रहा। हम लोग समय कहाँ लगा रहे हैं? पैसा कमाने में लगा रहे हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है मेरा इसी से जुड़ा हुआ, ये थोड़ा मेरे लिए नया है। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हाँ हाँ, अच्छा है। हेलो, मेरा नाम संदीप है, मैं अहमदाबाद से हूँ, आईटी प्रोफेशन में हूँ। हेलो, हाँ, थोड़ा मैं धीरे थोड़ा बोल रहा हूँ और शायद। बढ़ा सकते हो। मेरा नाम संदीप है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं आईटी प्रोफेशन में हूँ। मेरा ये मानना है, मे भी गलत भी हो सकता है, मेरा सोचना है कि हम पूरा दिन अगर बैलेंस करके बिताए तो मैं पूरा दिन पैसा नहीं सोचता हूँ सर। मैं रिलेशन भी सोचता हूँ, मैं क्यों आया हूँ वो भी सोचता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अगर आया हूँ। मैं खाना पीना या सोने के लिए नहीं आया हूँ। जितना भी मैं अगर यहाँ पे हूँ ऑन अर्थ, व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर द सोसाइटी, फॉर माई सेल्फ, वो मैं सोचता भी हूँ। पैसा जरूरी है फॉर द सर्वाइवल। आज मुझे कुछ भी करना है, अगर मुझे यहाँ भी आना है तो मुझे 1500 रुपये चाहिए सर। सही बात है। ठीक है, तो अगर मुझे ज्ञान भी लेना है तो मैं पैसा लेके यहाँ से ट्रैवल करके आऊँगा और लूँगा, उसके लिए मुझे कमाना तो पड़ेगा ही। तो कोई भी इंसान अगर बोले बगैर पैसे जीना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। बट बैलेंस, वो पैसा मैं कैसे खर्च कर रहा हूँ, वो पैसा खर्च करके अगर मैं कुछ पा रहा हूँ तो मैं पैसे का भी अच्छा सदुपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो पैसा कमाना ही उतना जरूरी है और पैसे का सदुपयोग करना भी वैसे जरूरी है, जहाँ से आपको आपके लाइफ का कुछ मोटो मिले कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं किस लिए यहाँ पे हूँ। ये मेरा मानना है सर। बहुत बढ़िया, छोटी सी बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जो संदीप भाई कह रहे हैं, आप लोग के भी लाइफ में ऐसा ही होगा। आप अन्य चीज़ों के बारे में सोचते ही होंगे, बट वो एक और बात कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। जैसे हमको यहाँ आना है, शिविर करना है, तो शिविर करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। संबंध में जीना है तो संबंध में जीने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो चाहे ज्ञान अर्जन हो, चाहे संबंधों में जीना हो, या हमको उपकार करना हो, देश की सेवा करनी हो, विश्व को बेहतर बनाना हो, तो हमको करना क्या है? आज पैसा तो करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हमारे सोच में यह है कि कुछ अच्छा होना चाहिए, और जो कुछ भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए क्या चाहिए? इससे सहमत हैं आप लोग? इसीलिए हमको जो मेन काम हमारा बन गया वो क्या हो गया? क्योंकि जो भी उपलब्धि होगी वो पैसे, तो मैं आपके संदीप भाई आपके बात से सहमत हूँ। एक्चुअली हम लोग भी पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं कमा रहे। जैसे वो भाई ने बोला सिक्योरिटी के लिए, तो ठीक है, उसका आउटकम वो आना चाहता है, लेकिन हमको ये लगता है कि उस सबको करने के लिए पैसा एक महत्वपूर्ण चीज है, और वो नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए हम सब पैसे को लेकर काफी कंसंट्रेटेड, और दिन का बड़ा भाग जो मेजर आवर्स है, जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है, बल्कि हम प्रोडक्टिव कहते भी क्यों है उसको? अगर पैसा इनकम हो रहा है तो ही तो प्रोडक्टिव है। मान लो दिन में चला जाए और पैसा इनकम ना हो तो प्रोडक्टिव है आप? राइट? तो प्रोडक्टिविटी भी जुड़ गई है पैसे से। हमारी पहचान होती है पैसे से, हमारे अच्छे की भी पहचान पैसे से है, और बुरे भी मान लो तो भी पैसे से। अगर मान लो आपके पास है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना, तो लोग मानते हैं आप बर्डन हो। राइट? तो ये भी हो जाता है।
तो पैसे का एक रोल हो गया है और लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रिवेन है पैसे से। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि उसके पीछे आपका इंटेंट पैसा कमाना है, ये नहीं है, लेकिन जो भी अचीवमेंट्स चाहिए लाइफ में उसके लिए जो मुख्य काम है, ऐसा लगता है कि पैसा है। ठीक है, तो हम लोग क्या यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे। देखो मैं पहली बार ही यूज करने जा रहा हूँ, इतना मैं हाईटेक तो हूँ नहीं, तो तो हमको ये करना है, मैं ऐसे एक्सरसाइज देता हूँ कि हमको पैसे से क्या नहीं मिल सकता है। मान लो हमारे पास बहुत पैसा है, अभी कमाना नहीं आपको, आपके पास है जो भी चाहिए, $1 बिलियन चाहिए, आपके पास $1 बिलियन है, मान लो हाइपोथेटिकली कि आप सभी बिलियनियर हो, यहाँ पे सभी के पास $1 बिलियन है कम से कम। अपना क्या मान लिए भाई मानने में तो कुछ लग नहीं रहा है ना, काम तो करना नहीं है, मान लेते हैं। तो आपके पास सब पैसा है, तो आपके पास एक्सरसाइज ये है कि पैसे से मैं क्या नहीं पा सकता। मेरे पास पैसा है, मुझे कुछ चाहिए भी, और पैसा होने के बाद उसको मैं नहीं पा सकता, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। इस बात की लिस्ट करनी है अपने को। आप अपने डायरी में भी कर सकते हो, और फिर हमको बताइए, थोड़ा 1-2 मिनट ले लीजिए कि आपको ये चीजें पैसे से नहीं मिलेगी, चाहे डजन मैटर कितना हो। इलान मस्क हो मान लो, हाँ हम सभी इलान मस्क हैं मान लो, बहुत जल्दी 2027 तक हमारा $1 ट्रिलियन पहुंचने वाला है गोल, राइट। उनका तो गोल यही है, धरती पे जल्दी से जल्दी $1 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल हो। आप है, आप इलान मस्क ही हो, चलो कोई बात नहीं। आपको क्या चीज पैसे से नहीं मिल सकता, सिंपल सा एक लिस्ट बनाना है, जो भी 2-4 आपके ध्यान में आता है। या ये भी लिख सकते हो सब कुछ मिल सकता है, कोई बात नहीं। मतलब उत्तर एक आइए कि हाँ हमारे पास है, जो भी आपके एक्सपीरियंस हो, कुछ पैसा तो आ ही गया है। यहाँ लोग जो बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि लगभग 99% ऐसे लोग हैं जिनके पास एक ठीक ठाक पैसा है, बिल्कुल नहीं वाले यहाँ पे नहीं है, राइट। ये जगह जिन्होंने बनाया है वो बिल्कुल नहीं वाले तो है ही नहीं, राइट। तो सबके पास है, तभी तो कर रहे हैं। तो जिनके पास है उनको भी लग रहा है कि पैसे से ये चीज हासिल नहीं की जा सकती। बताइए कौन बताएगा? मिहिर भाई। खड़े होके बोल। नहीं नहीं, बैठ के एकदम आराम से। देखो शिविर मतलब एकदम आराम से। अगर खड़े होने में आराम लग रहा है तो खड़े होकर बताइए, बैठ के आराम लग रहा है और लेट के आराम लग रहा है तो लेट के बताइए। अपने को कुछ नहीं, आराम से एकदम रहिए, रिलैक्स। हाँ नमस्ते सभी को। हाँ मिहिर भाई, हाँ परिचय देते समय तो क्या होगा, अपने सबको दिखेगा, ऑडियंस को भी दिख जाएगा बाकी। हाँ गुड मॉर्निंग। तो ठीक, सवाल था आपका सर कि पैसे से क्या। मेरा नाम है मिहिर सरैया, मैं अहमदाबाद से हूँ और ये मेरा 2nd परिचय शिविर है। और महेंद्र भैया को हर रोज हम लोग ऑनलाइन सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत सुना ज्ञान भी है। तो पैसे से और थोड़ा अपना काम के बारे में भी बता दें। काम की बात तो वही है जो चल रहा है। तो मेरा बिजनेस है अहमदाबाद में, होम ऑटोमेशन करके ऑटोमेशन कंपनी है मेरी, और हम लोग स्मार्ट होम बनाते हैं और दैट्स इट। तो पैसे से क्या नहीं खरीदा जा सकता या क्या नहीं पाया जा सकता, तो मेरे अनुभव में सुख नहीं पाया जा सकता है। उसमें पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ आवाज कम हो गया। ठीक है,
उसी के लिए भैया जी हमको अभी वो बाद 5 में दिन- आएंगे भैया, बस नहीं पाया जा सकता है, इस पे चलते हैं अपन हाँ, लोग। स्वास्थ्य नहीं और पाया जा सकता। सबका उत्तर अपना उत्तर है, ठीक है। मेरा उत्तर जरूरी नहीं कि मेरा ही उत्तर सबका उत्तर है। इनको लग रहा है कि पैसे से सुख नहीं पाया जा सकता, इनका अपना एक्सपीरियंस ये कहता है। दैट्स व्हाट इट मैटर। स्वास्थ्य नहीं पाया जा सकता। हाँ ठीक है। संबंध नहीं पाए जा सकते। समय नहीं पाया जा सकता। ठीक है। संतोष नहीं पाया जा सकता। स्नेह नहीं पाया जा सकता। विश्वास नहीं पाया जा सकता। और अभी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज नोट की, संबंध और स्नेह तो बड़े शब्द हो गए, एक अच्छा मित्र भी नहीं पाया जा सकता। ठीक है, धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा। और थोड़ा नाम भी बता दीजिएगा। हाँ। मेरा नाम हिमाली है। क्या बोली? हिमाली। हिमानी। हाँ। हिमाली सरैया। हिमाली। अहमदाबाद से हूँ और फॉरेस्टेशन का काम है मेरा, और आर्टिस्ट भी हूँ। हम भी सुबह भैया को सुनते हैं। अच्छा। साथ में। अच्छा। मुझे लगता है कि पैसों से एक तो विकारों से मुक्ति नहीं मिलती है। हाँ। तो जितने भी हमें विकार से मुक्ति नहीं पाई जा सकती, भाव नहीं खरीद सकते हम। दूसरा, आनंद और करुणा जो है वो भी पैसे से नहीं मिलती है। और ज्ञान के लिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ, वैसे मिलता भी है, स्किल मिलती है, पर ज्ञान वाला ज्ञान के लिए मैं कंफ्यूज हूँ कि पैसे से मिलती है कि नहीं मिलती। और प्रेम भी नहीं पाया जा सकता पैसों से। थैंक यू। बढ़िया जी भैया। भैया कंप्लीशन नहीं पाया जा सकता। क्या? कंप्लीशन। पूर्णता। पूर्णता। अगर मेरे कोई ग्रैंडफादर चले गए और उनके साथ मेरे संबंध में कुछ रह गया, तो पैसा जितना भी हो वो कंप्लीशन नहीं हो सकता। हाँ, कंप्लीटनेस एक लाइफ में चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि ठीक है जी भाई जी। और कुछ ऐड करना हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं जी। बिल्कुल। नमस्ते, मेरा नाम संजय देवड़िया है। मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अहमदाबाद में मेरा सीए का काम है। अच्छा। अभी मेरा एक प्रश्न, ये प्रश्न से रिलेटेड है कि हम बोल रहे हैं कि पैसे से ये सुख नहीं मिलता है, पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता है, ठीक है। तो मतलब पैसे का अभाव कर दे तो मिल जाएगा क्या? मतलब अमीर आदमी को स्वास्थ्य नहीं मिलता है तो क्या गरीब को मिल जाएगा? नहीं मिलता है। तो पैसे से इसको तोलना भी थोड़ा क्वेश्चनेबल हो गया है कि पैसे से मित्र नहीं मिल रहा है। तो मैं बहुत गरीब हूँ तो भी मुझे मित्र नहीं मिल रहा है, और ज्यादा नहीं मिलेगा मुझे, तो पैसे वाले को तो और मित्र मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें हम पैसे से लेके अगर कंपेयर कर रहे हैं तो पैसे का अभाव करके देख लीजिए तो और इसकी कमी हो जाएगी। तो पैसा तो थोड़ा और वजनदार हो गया। स्नेह जो है, अगर पैसे से स्नेह नहीं मिलता है तो बिल्कुल पैसा नहीं, उसको तो बिल्कुल स्नेह नहीं मिलता है, उसको तो माँ बाप भी प्रेम नहीं करते हैं। विश्वास जो है, पैसे वाले का तो और लोग विश्वास कर लेंगे, गरीब का तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और दूसरा ये मेरा एक कंसर्न था कि पैसे का जो हमने एक जनरलाइज कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो एक सापेक्ष है, ये रिलेटिविटी कंसेप्ट पे है। अगर आपके पास जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा उसका महत्व कम होता जाएगा। आज यहाँ पे जब हम ठीक ठाक लेवल के लोग आ गए तो हम बोल सकते हैं कि पैसा ये नहीं है, पैसा नहीं है, ये पैसे आने के बाद ही बोल सकते हैं
जिंदगी में पैसा जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसा उसका महत्व घटेगा। जिंदगी का जो पहला 100 रुपया है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आदमी अपने परिवार को खिलाने के लिए खून भी कर सकता है। तो जिंदगी की जो पहले साल का 100 रुपया इनकम है उसकी बराबरी बाद वाले 1 मिलियन $1 बिलियन नहीं कर सकते हैं। तो पैसा ये रिलेटिविटी कंसेप्ट है और हर एज से रिलेटेड है। आपने बोला थोड़ी देर पहले कि भाई पैसा आप क्या कर रहे हो पूरे दिन पैसा, लेकिन आज हमारी एज 20 से 60 वाले बैठे हैं यहाँ पे। पहले जो 15 साल की उम्र का लड़का है उसका 24 घंटा पैसे कमाने में नहीं जाता है, सोने में, पढ़ाई करने में, सपने देखने में जाता है। 15 से 25-40 तक आदमी का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वो पैसे पे रहता है। सबसे ज्यादा माइंड में अगर एक यंग अगर लड़का है, मैं बात करूँ तो उसके पूरे दिमाग में 25 साल से 40 साल तक पैसा, कैरियर, और कैरियर में भी फिर पैसा ही घुसा हुआ है वो रहेगा। 60 के बाद की बात करेंगे तो उसके बाद फिर हेल्थ रहेगा, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे की जिंदगी कैसे जाएगी, फिर वो पैसे से बाहर आ जाता है। 60-65 साल के बाद इतना पैसा का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है क्योंकि उसकी हेल्थ है, उसने पूरी दुनिया देख ली है, तो अभी उसको संतोष निरांत के लेवल पे आ जाता है। तो ये सारी चीजें सापेक्ष है और समय समय से बदलती रहती है। उसको हम एक मतलब दायरे में उसको नहीं कह सकते कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी बढ़िया। और किसी को रखना है जी? थोड़ा भिन्न जब भी रखना है, अगर जितनी बात कहेगी उससे भिन्न बात है तो आप रख सकते हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रकांत पटेल है, मैं आनंद से हूँ। पैसा कमाने में भी ये बाल चले गए, नींद भी चली गई और वो पैसा जो कमाया वो चला ना जाए, और चला जाएगा तो क्या होगा, उसमें भी नींद चली जाती है। हेलो, मेरा नाम मौलिक है, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मेरा आईटी का ही बिजनेस है और जो इन्होंने बताया वही मैंने एक्चुअली मैं बताने वाला था कि पैसे से साउंड स्लिप नहीं खरीदा जाती है, नींद नहीं खरीदी जाती। हाँ जी, बहुत सही, नींद नहीं खरीदी जाती। नहीं, उससे भी नींद नहीं आती भैया, सुला देता है लेकिन नींद नहीं आती, यही तो प्रॉब्लम है ना। खाली सो लेना नींद नहीं है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या, हाँ भैया नमस्कार, मेरा नाम जिम्मी पटेल है, मैं उंजा से हूँ। पैसे से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। बढ़िया, पैसे से जीवन, लाइफ नहीं खरीदी जा सकती, मर सकते हैं हम लोग, ठीक बात है। अच्छा, क्या खरीद सकते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं, है कि नहीं? तभी तो बात पूरी होगी। तो अब भौतिक या सुख अरे भाई अभी तो सुख तो इधर डाल दिए। तो भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं जिसमें जैसे आहार है, खरीदा जा सकता है ना। अब भोजन का कोई भी रेंज हो, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, भोजन को पैसे से खरीदा जा सकता है, ठीक है। आवास, मकान, छोटा हो या बड़ा हो, पैसे से इसको खरीदा जा सकता है। कपड़े, राइट, गाड़ी। अब गाड़ी में सभी रख लेते हैं, आपको कार चाहिए या हवाई जहाज चाहिए, पैसे से खरीदा जा सकता है। और फोन, टीवी, है ना, हाँ, पूरा मनोरंजन का सभी चीज। ठीक है, ये सब खरीदी जा सकती है। तो इससे ये भी लगता है कि खाली इतना होने से ये नहीं होता है। आराम खरीदी जा सकती है, ठीक है। एक स्किल तो आज जो मिल रहा है मार्केट में, उसको तो आपको पैसा लगाना ही होगा ना। तो ये सब ठीक है ना। ये दो भाग में हैं चीजें, इसमें से एक भाग तो खरीदा जा सकता है, इधर वाला भाग, राइट।
और एक भाग खरीदा नहीं जा सकता। ऐसे दो चीज़ें हैं। अभी हम सबको दोनों चाहिए कि एक ही चाहिए, यहाँ से बात शुरू हो रही है। इसमें से ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि खाली ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे मिलता है? अभी हमने मान के रखा कि ये सब कैसे मिलता है? पैसे से मिलता है। इसीलिए हम पैसे के लिए समय लगा रहे हैं। हमारे चाहने में कोई भी गलती नहीं है। जो हमारी एजुकेशन है या जिन लोगों ने दिखाया हमको, तो पैसे होने के बाद उन्होंने क्या दिखाया कि हमारी लाइफ में थोड़ा अच्छा हो गया है, मैं खुश हूँ। अभी दिवाली चल रही थी ना, दिवाली में खूब पटाखे चलते हैं, आपने देखा होगा सब लोगों ने, कितना पटाखा चल रहा था। आप पटाखे के धुएं में जाते हैं, आपको कैसा लगता है? कभी फील किया है ना आपने? सफोकेशन होता है, सभी को लगता होगा, क्योंकि सांस लेने वाली चीज़ तो हवा है, ऑक्सीजन है। वो जो पटाखा है उसमें केमिकल है। केमिकल मान लो एक्सप्लोजन हुआ और धुआं फैल गया, हम धुएं में गए, वो हमारे सांस के लेने की चीज़ नहीं है, मतलब वो हमारे फेफड़े में जाने की वस्तु नहीं है। सफोकेशन क्या है? सफोकेशन ये बता रहा है कि ये जो आपके फेफड़े में जा रहा है, ये फेफड़े के लिए ठीक चीज़ नहीं है, तभी तो सफोकेशन हो रहा है। जैसे हम हवा में सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, तो हमको सफोकेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये उसके लिए अनुकूल चीज़ है, तो जो उसके अनुकूल है उसमें तो सफोकेशन नहीं है। लेकिन जो केमिकल है वो हमारे अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी हर बच्चा जब फोड़ता है और उसी धुएं में सांस ले रहा है, फिर फोड़ रहा है, फिर सांस ले रहा है, फोड़ रहा है, अब देखिए कितना चल रहा है, फिर भी जॉयफुली तरीके से कर रहा है कि नहीं? क्यों कर रहा है? जब उसको सफोकेशन हो रहा है, फिर कर क्यों रहा है? मजा क्यों आ रहा है उसको? यही तो समझना है अपने को। ये तो आप सही कहे कि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, उसको मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है मजा? पहले से उसको लगता है कि पटाखे फोड़ने से मजा, ये पहले से उसको कहाँ से लग गया कि पटाखे फोड़ने से मजा आएगा? कहाँ से आए? हम बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो एडल्ट है वो पटाखे फोड़ करके, छोटे बच्चे हैं एकदम अभी पैदा हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और समाज में देख रहे हैं, और जो लोग भी पटाखे फोड़ रहे हैं उनसे बड़े बच्चे या एडल्ट सभी लोग कैसे फोड़ रहे हैं? मजे से। उसको मजा मिल रहा है, ये मुद्दा नहीं। अभी एक छोटे बच्चे से देखिए, वो बच्चा क्या देख रहा है कि लोग पटाखे फोड़ करके खुश हैं, तो जिस चीज से उसको लगता है कि लोग खुश हैं, उसने क्या मान लिया? इसके करने से खुशी मिल, और वो करके भी उसको एक लेवल का खुशी मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसने ये स्वीकार लिया है, स्वीकार लिया कि पटाखे फोड़ने से सुख मिलता है। और किसी भी चीज को आप स्वीकार लेंगे, हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और स्पोर्ट्स बहुत भयानक है, मतलब उसमें आदमी की जान जा सकती है। अफ्रीका में एक स्पोर्ट्स है, मोटी मोटी समझो गाय है, उसको कंट्रोल करना है, आपने देखा होगा वो, और उसके ऊपर पूरा टाउन गैदरिंग होती है, एक बड़ा मेला है समझो, और गांव के सब लोग इकट्ठा होते हैं, और उसमें बच्चों की बचपन से ही एक उत्साह है कि हमको एक दिन जा करके इस गाय को कंट्रोल करना है। एक उसके पास लाठी रहती है छोटी सी, और उसका जो हम्प निकला रहता है उसको फंसा करके उसको कंट्रोल करना है। उसमें बहुत लोग घायल होते हैं, लेकिन जब भी वो करने जा रहा है, लोग सब लोग ताली बजा रहे हैं, खूब खुश रहे, चीयरिंग चल रही है, तो उसको क्या लग रहा है कि ये करने से हमको खुशी मिल रही है। कितने की इंजरी हो जाती है, टांग टूट, कई तो उसमें फेटल है, बिल्कुल जान चली जाती है, फिर भी समुदाय कर रहा है। एक दूसरा रिचुअल बता रहे, एक रिचुअल है जिसमें करीब बच्चा, जैसे सरकमसीजन होता है, खतना होता है 8 दिन में, है ना, तो ज्यूज में होता है, मुस्लिम में होता है, लेकिन एक ऐसी ट्रेडिशन हमने देखा उसमें, वो भी एक गेम से जुड़ा है, उत्सव से जुड़ा हुआ है। उसमें बच्चा 2-3 साल का शायद हो जाता है, तब उसका खतना करते हैं। और करने, अभी मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर लाइट पे आऊँगा।
और वो फिर उसका जो ग्रैंडफादर है वो उस स्किन को खाता है और पूरा गांव इकट्ठा है एंड इट्स ए बिग सेलिब्रेशन। ठीक है, वो जो बच्चा बन रहा है इज गोइंग टू बी ए लीडर, इस तरह की मान्यता इसमें है। लेकिन जब वो आ रहा है तो बच्चे को तो पीड़ा हो रही है, लेकिन सभी लोग खुश हैं, गांव चीयरिंग कर रहा है। तो जो मम्मी है उसको तो पीड़ा हो रही होगी, लेकिन गांव पूरा खुश है। फादर, उसको भी वो ग्रैंडफादर, लेकिन ग्रैंडफादर रियली ही इज फीलिंग जॉयफुल। वो खाता है उमांस एंड ही इज फीलिंग ग्रेट, जॉयफुल। कहाँ से आ गया ये फीलिंग? क्या उसके स्किन के खाने में कोई खुशी है, या ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सब लोग, उस प्रदर्शन से क्या लग रहा है? खुशी। तो हमको उस काम को करके अच्छा लगता है जिससे लोगों में ये पहले से एक स्वीकृति बन गई कि इसको करना खुशहाली की बात है। तो वो हर काम को करना चाहता हूं जिसमें ये प्रदर्शन किया गया कि इससे मैं खुश हूं। तो जिनके पास पैसा आया उन्होंने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया अपने को? कितना भी खाली आदमी हो, लेकिन उसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है समाज में? कैसा डेमोन्स्ट्रेशन है कि खुश हूं मैं ना। हमसे पूछते हैं लोग आप कैसे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मस्त, एकदम मजे में है कि नहीं, वो एक अलग सवाल है। और जैसे जैसे पैसा बढ़ गया हमारा मजा कैसा हो गया? और लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके पास कार आ गई तो उनकी स्माइल भी थोड़ी बदल जाती है। तो आदमी में एक भ्रम हो गया है, उसको पैसा, एक्चुअली पैसा या गाड़ी का मुद्दा नहीं है, उसको क्या चाहिए एट द एंड? खुशी चाहिए। और खुशी को एसोसिएट कर लिया है कि इसके होने से लाइफ में खुशी होगी। अब इसका मतलब कि क्या पैसा या गाड़ी नहीं चाहिए, ये मैं नहीं कर रहा हूं अभी, उसका भी कोई रोल होगा। अभी तो इतना है कि हमको गाड़ी खुशी के लिए चाहिए, सम्मान के लिए चाहिए। गाड़ी क्यों चाहिए? सम्मान के लिए। हमको गाड़ी से क्या मिलता है? सम्मान। ठीक है, तो हमको गाड़ी केवल आने जाने के लिए नहीं चाहिए, फोन केवल बात करने के लिए नहीं चाहिए। अदरवाइज फोन की डिजाइन का मतलब नहीं है। उसके बहुत सारे फोन आते हैं, क्या उसका हम सब फीचर यूज करते हैं? नहीं करते ना। और महंगी से महंगी फोन होती जा रही है। हमको लगता भी है कि नया वर्जन तुरंत आ जाना चाहिए। क्यों? तो उसके साथ कुछ यूटिलिटी भी होगी, बट एक मेजर पोर्शन क्या जुड़ गया है? सम्मान। और जिनके पास ऐसी वस्तुएं हैं उन्होंने प्रेजेंट भी कैसे किया अपने को कि मैं खुशहाल हूं। ठीक है, अब वो खुशहाल है, नमस्ते, खुशहाल है या नहीं? अरे यहाँ पे जगह है, आइए, बहुत सारे खाली है, खाली है, आइए आइए। तो बहुत सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज में स्वीकृत है, और समाज में एक तरह का ट्रेंड कह लो या एक तरह की कंडीशनिंग कह लो कि इसके होने से लाइफ बेहतर होती है। कुछ होती भी होगी, लेकिन उसका थोड़ा ओवर इवैल्यूएशन भी है। कुछ नहीं होता ऐसा होता तो सबको चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ होता है लेकिन सब कुछ होता है, ये नहीं है। ठीक है ना। अभी जैसे संबंध की बात चल रही है धरती पे, अभी 2 एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल इलान मस्क, आपने सुना होगा, अभी वो अपने बेटे, है ना, कि उसका बेटा मतलब मेरे बच्चे को मार दिया किसने? वोक वायरस ने। तो वोक वायरस क्या चीज़ है? आपने सुना होगा ना न्यूज़, उसके बेटे की कहानी, जो उसका बड़ा बेटा है, क्या हुआ? किसको मालूम है? नहीं मालूम? अच्छा, हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि उसका बड़ा बेटा, अभी पूरे नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ा समस्या आ गया है जेंडर को लेकर, और सबको लगता है कि हर एक का जेंडर अलग है, सबको लग रहा है। स्कूलों में ये हालत है कि जैसे जो वॉशरूम है वो एक मेल के लिए, एक फीमेल के लिए, ऐसा बनता है। लेकिन कई मेल में ये फीलिंग है कि मैं मेल नहीं होकर के फीमेल हूँ।
क्यों है उसको हम कारण बाद में बताएंगे आपको, थोड़ा सा और आ गया तो कहाँ से बात आ रही है। अब यदि उसके अंदर ये फीलिंग है तो फिर उसका एक फंडामेंटल राइट है। क्या फंडामेंटल राइट है? कि उसको फीलिंग अगर फीमेल की है तो उसको फीमेल बनने का राइट है। फिर उसको एक्सेसिबिलिटी चाहिए, मान लो तो वॉशरूम क्या यूज करेगा? फीमेल का, क्योंकि फीलिंग तो वही है। तो इस सब के चक्कर में क्या हुआ कि उसके बेटे में कोई एक फीलिंग है जो फीमेल जैसी रही होगी, ठीक है। उसके कारण से वो 16 साल का रहा होगा, तब उसने जाके उससे एक सिग्नेचर करा लिया कि मुझे अपना लिंग बदलवाना है, ऑपरेशन जो भी करना है करा लिया, तो वो न्यूटर जेंडर में आ गया। इलान मस्क कहता है अब भी कि जब उसने साइन कराया वो धोखे से कराया। उसका बेटा क्या बोलता है, रिकॉर्डेड है ये सब, उसका बेटा क्या बोल रहा है कि नहीं मैंने पूरा बताकर कराया, ठीक है। इसके बाद वो उसने कहा कि मेरा बेटा मर चुका है, क्योंकि वो बेटी बन गई। फिर ये थोड़ी उनके घर की तकरार बढ़ती गई, फाइनली उसने अपना सरनेम बदल दिया कि मुझे मस्क नहीं रखना है, फिर घर भी छोड़ दिया। नाउ उसने ये भी बोला कि ये तो पूरे लाइफ पैसा ही कमाने में व्यस्त रहे, है ना, हमको तो मेरी माँ ने और नैनी ने पाला। ये उसके बेटे का स्टेटमेंट है। ये सब ऑनलाइन है, मैं तो बात किया नहीं हूँ, जो डेटा है वो अवेलेबल, आप सर्च करिए आपको मिल जाएगा। तो जो आदमी अभी ट्रिलियनियर बनने का सोच रहा है, उसके घर में बाप बेटे की अभी जो संतुलन है वो नहीं बन पाया। तो एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ कि संबंध, ये सही बात है कि पैसे से संबंध नहीं खरीदा जा सकता। इलान मस्क के बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, उसके डिप्रेशन को लेकर, उसके बाकी चीज़ को लेकर, उसके सुख को लेकर, आप उसको भी सुन सकते हैं। वो लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। अपने भारत में भी है, उद्योगपतियों में जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनके घर में भी मामला अभी सेट नहीं है। उसके नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है ना। तो ये दिखता है कि भाई ये उससे, मैं व्यक्ति का नाम लेकर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, बस समझने के लिए कि इधर का इधर से कनेक्शन ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली हम लोगों को दोनों चाहिए, इधर वाला भी चाहिए और इधर वाला भी चाहिए। तो इस दर्शन में एक प्रस्ताव है जिसको अभी हम आपके सामने कह रहे हैं। तो इसका मेन प्रपोजल क्या है कि हम दोनों को पूरा करके अच्छे से जी सकते हैं। तो ये दर्शन हम परिचय शिविर क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा ये वाला भी भाग पूरा हो जाए, इसके साथ ये कैसे पूरा हो ये भी। तो इस पे तो बहुत सारा काम हो चुका है, इधर वाला कैसे पूरा हो इस पे पूरी बातचीत है। तो अगले 5 दिन हम लोग इस पे भी बात करेंगे और इस पे भी बात करेंगे। ये जो पूरा होने का नाम है, इसका एक नाम हम यहां लिख दे रहे हैं, इसका नाम है समाधान। ये पूरा होने मतलब ये समाधान हमको चाहिए जीवन में, और इसका नाम है समृद्धि। तो हमको ये 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए समाधान और एक चाहिए समृद्धि। लाइफ में 2 नेसेसिटी है, ठीक है। इन सबको मिलाकर अभी एक नाम दे रहे हैं। ये होने का मतलब जीवन में आपके क्या है? समाधान। समाधान का मतलब है समस्या से मुक्त स्थिति। यदि ये है, समाधान है, तो मतलब समस्या नहीं है। समाधान का मतलब है सुख। तो सुखी होने का मतलब है समाधानित होना। मैं रिजॉल्व हूं। अनरिजॉल्व होने का मतलब क्या है? अनरिजॉल्व होने का मतलब है कि मेरे पास ये सब है लेकिन ये अभी नहीं है, तो हम अंदर से क्या है? अनरिजॉल्व है। इतना ही मतलब है अनरिजॉल्व का मतलब। मैं निरंतर सुखी नहीं हूं। समाधान निरंतर सुख।
निरंतर सुख होने का मतलब इतना ही है कि कोई भी सिचुएशन है उसमें मैं रिजॉल्व हूं, समाधानित हूं। मतलब कोई समस्या आती है उसका हल मेरे पास है। जैसे मान लो कभी हो गया, हमारे बेटा है उसके साथ नहीं बन रही है, मुझे समाधान मालूम है कैसे टैकल करना है। कुछ भी सिचुएशन आएगा, मेरे पर्सनल लाइफ में आ जाए, समाज में आ जाए, अभी वार चल रहा है तो वार चल रहा है तो मेरे पास सोल्यूशन है इसका कि क्या सोल्यूशन है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। क्लाइमेट चेंज है तो कोई भी मुद्दा धरती का हो उसका उत्तर मेरे पास है। उत्तर होना समाधान है। उत्तर नहीं है तो जो उत्तर नहीं है यही मेरी साइकोलॉजी में, मेरे मानस में समस्या है। कोई चीज है जहां मैं रुक गया, मैं भी काम कर रहा हूं और कहीं जाके रुक गया, ये रुक गया, यही ये जो ब्लॉक आ गया, यही लाइफ में समस्या है, यही दुख है। अगर मुझे रुकना नहीं, मैं आगे बढ़ता जाऊं, कुछ भी आए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो फिर क्या है? और ये सुख है। कुछ भी लाइफ में हो, वो मटेरियल चीज की बात हो, इमोशनल चीज की बात हो, साइकोलॉजिकल सिचुएशन की बात हो, क्लाइमेट की बात हो, है ना, फैमिली की बात हो, नेशन की बात हो, इकोनॉमी की बात हो, कॉमर्स की बात हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे मालूम है कि ये इसका हल क्या है। ये हल होना ही समाधान है और यही सुख है। तो सुख एक बौद्धिक चीज है, सुख एक बौद्धिक चीज है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। और साइकोलॉजिकल फिनोमेना क्या है कि हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है। जो भी लाइफ में कोई चीज इनकाउंटर करूंगा उसका प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। यदि है तो मैं सुखी हूं। जैसे मान लो घर में लड़ाई हो गई, पत्नी से बात नहीं बनती है, तो एक हो गए भाई हम राहत का कार्यक्रम अपना लें। राहत का कार्यक्रम है कि चलो हम लोग कोई घूम के आते हैं, कुछ आते हैं, लेकिन जो हमारा कोर इश्यूज है वो तो रिजॉल्व ही नहीं हो रहा है। और उसका मेरे पास कोर इशू तक जाके हम दोनों में प्रेम कैसे हो जाए, हम दोनों में अनन्यता, हाउ वी बिकम टू बॉडी वन माइंड, हम रिजॉल्व कैसे हो जाए, अभी वो हमारे पास है नहीं। तो हम राहत कार्यक्रम चला ले रहे हैं लेकिन एट द एंड सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमको एक और लेवल पे जाके काम करना है। वहां पे मेरे पास उत्तर नहीं है। या मैं क्यों हूं, मेरे होने का क्या पर्पज है, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। अस्तित्व है, क्यों है अस्तित्व भाई, क्या हो गया? मनुष्य को देखने से सुख या दुख होता है, कभी सोचा है? देखने से सुख या दुख होता है। जैसे एक बच्चा अगर बहुत खुशहाल है और स्ट्रीट पे खेल रहा है, जैसे घर है सामने और अपने घर के उस पे बरामदे में खेल रहा है एकदम खुशहाली से, तो देख करके कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। इस अच्छा लगने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल देखने भर से। खूब बढ़िया फूल लगा हुआ है ना, तो उसको देख करके कैसा लगता है ना? और फूल के ऊपर तितली है, घूम रही है, तो आपने कुछ किया नहीं ना। तो ये भी समझिए कि देखने से मनुष्य को सुख होता है, करने से खाली नहीं होता। करना तो एक अलग भाग है, देखने से भी मनुष्य सुखी होता है। और मान लीजिए स्ट्रीट है, बच्चा खेल रहा है और दौड़ कर बाहर आ गया और इधर से कार जा रही थी और उसको धक्का लग गया, कैसा लगेगा? दुख लगेगा। तो इसका मतलब देखने से सुख भी लगता है और देखने से, अभी आपने कुछ नहीं किया, मैं तो यहीं पे हूं, ऑब्जर्वर हूं, खड़ा होके देख रहा हूं। मुझे देखने से मुझे एक बार सुख लगा और एक बार दुख लगा, और धक्का लगा, गिर गया और कार ऊपर से चली गई। एक्चुअली उसको चोट नहीं लगा और दौड़ के भाग गया घर के अंदर। वापस कैसा लगा? तो आपका अच्छा लगना और बुरा लगना एक भाग है करके और एक भाग है केवल देखकर। हमको देख करके अच्छा लगता है कि नहीं? कोई भी चीज, जैसे यहां आप आए गार्डन में घूमे, देखकर अच्छा लगता है। या किसी आए और यहीं पे आके कोई ट्रक लेके धड़ाधड़ करके सब पेड़ फाड़ उजाड़ दे, अब देखकर क्या लगेगा? तो देखना
अच्छा लगना बुरा लगना, ये बात पकड़ में आ रही है? इमेजिन करिए धरती पे वार चल रहा है, उसको देख करके कैसा लगता है हमको? क्लाइमेट चेंज चल रहा है, बुरा लगता है। तो धरती पे यदि ठीक से चीजें नहीं सजी हों, गवर्नमेंट मान लो करप्शन कर रही है, हमारा तो पैसा बन रहा है लेकिन गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, हमको देखकर कैसा लगता है? तो मतलब कि हम एक देखने वाली चीज है, जीवन मानव एक देखने वाली चीज है। अगर वो ठीक ठाक सब सजा हुआ है तो देखकर अच्छा लग रहा है, और यदि सजा नहीं है तो हमको देखकर बुरा लग रहा है। हमारे अंदर दुख सुख एक इंडिकेशन है कि चीजें बाहर कैसे हैं, व्यवस्थित है या अव्यवस्थित। कोई चीज व्यवस्थित है तो हमको अच्छा लग रहा है, और व्यवस्थित नहीं है तो बुरा लग रहा है, इतनी सी बात है। अब उसमें हमारी परिवार भी एक हो सकता है। अगर हमारा परिवार व्यवस्थित है तो उसको देखूंगा मैं तो कैसा लगेगा? यदि संबंध में, हर संबंध में तृप्ति है, कहीं भी असंतोष नहीं है, एक दूसरे से गिला शिकवा शिकायत नहीं है, तो हमको उस परिवार को देखकर कैसा लगेगा? और परिवार में मान लो गिला है, शिकवा है, शिकायत है, उसको देखकर कैसा लगेगा? इतनी सी बात है। यदि हमारे संबंध में शिकायतें हैं तो शिकायतों को देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही समाज है, समाज में अविश्वास है, हर दिन हमको लॉक, और बढ़िया से बढ़िया लॉक बनता जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया लॉक बनता है, मतलब इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। अभी समाज में इनसिक्योरिटी है, हमारा पैसा वाला सिक्योरिटी तो एक चीज है, समाज में इनसिक्योरिटी, डिस्ट्रस्ट है। वो डिस्ट्रस्ट को देख करके हमको कैसा लगता है? इतनी सी बात है। कहीं भी जहां पे अव्यवस्थित है चीजें, इवन घर में सभी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हो, हम देख रहे हैं, कैसा लगता है? और वही ऑर्गेनाइज्ड हो जाए तो ठीक लगता है। हाँ, अपना नाम भी बता दीजिएगा, एक बार सबसे परिचय हो जाए। हाँ, चालू है? चालू नहीं है? हाँ, हेलो। हाँ, हमारा नाम जयंती भाई पटेल है और मैं मुंबई से हूँ। अभी जो बातें आप कह रहे हैं वो तब तक लागू होती है जब तक आप उन चीज़ों से अटैच हो रहे हैं। जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिग्नल दिए यू आर नॉट अटैच टू दीज ऑल थिंग्स, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ें बिखरी हुई है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। आप एक दूसरी अवस्था में हैं, जिस अवस्था से यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड। सही बात, हमारे हिसाब से बढ़िया। ये भी आप इस पे हम चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से इस पे चर्चा होगी। एक और स्थिति है जिसमें वी कैन बी ए सीयर ऑफ ऑल थिंग्स, और उसमें हम अटैच नहीं है, हम उसके दृष्टा हैं, लेकिन हम उसमें भागीदारी हमारा नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो एक और विधि है साधना की विधि, जिसमें हम इन्वॉल्व ही नहीं है, और हमको ऐसा लगेगा कि हम उसके दृष्टा हैं। उसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं, सुखद या दुखद, हम उस सुखद दुखद घटनाओं से अप्रभावित हैं। एक और स्थिति है जिसमें हम खुद भी नहीं हैं, हम डिसॉल्व भी हो सकते हैं। ना तो ये सब कुछ है, ना मैं हूं, वो सारा खत्म भी हो सकता है। तो उन सबको भी हम आगे जाकर विस्तार में चर्चा करेंगे, और उसके लिमिटेशंस और उसके फायदे और उससे आगे की जर्नी क्या है, इस पे बात करेंगे अच्छे से। बट अभी जो सामान्य लोग हम लोग जी रहे हैं, उनकी बात अगर हम करें तो सामान्य जीवन में हमारे जैसे विचार है, हमारा विचार यदि व्यवस्थित हो तो हमको कैसा लगेगा? हम इस जगह पे आ सकते हैं कि हम विचार में थोड़ा ऐसे जगह आ जाएं, विचार ना चले, थोड़ा शून्यता आ जाए विचार में, लेकिन विचार तो चलेगा। थोड़ी देर के लिए मान लो शून्यता आ गई, ध्यान किया, 1 घंटे की 2 घंटे की एक स्थिति को पा लिया, लेकिन वापस फिर चलेगा। वो जब चलेगा तो वापस उसको कैसा होना है? व्यवस्थित। हमारे अंदर इच्छाएं चल रही हैं, इच्छाओं में ही अस्त व्यस्तता है, फिर कैसे होगा? हमारे अंदर आशाएं चल रही हैं,
उन आशाओं में, उन अपेक्षाओं में यदि वो व्यवस्थित नहीं है, तो बाहर की चीजें भी देखकर हमको अच्छा या बुरा लग रहा है, हमारे अंदर की भी चीजें, हमारी आशाओं को देखकर, अपेक्षाओं को देखकर, हमारी चाहनाओं को देखकर, हमारे विचारों को देखकर, हमारे इच्छाओं को देखकर, भावों को देखकर भी हमको अच्छा या बुरा लगता है। दो विधि से है। तो अंदर के संसार में भी अच्छा बुरा चल रहा है और बाहर के संसार में भी अच्छा बुरा चल रहा है। हम लोग सुख क्या कह रहे हैं? सुख ये स्थिति है कि चाहे अंदर का संसार हो या बाहर का संसार हो, दोनों कैसा हो? व्यवस्थित हो। ठीक है? तो व्यवस्था को देखना सुख और अव्यवस्था को देखना दुख। तो सुख मतलब है, सुख बराबर व्यवस्था और दुख बराबर सुख बराबर व्यवस्था, दुख बराबर अव्यवस्था। इतनी सी बात है। ये जो अव्यवस्था है यही दुख है, व्यवस्था सुख है। और ये जो व्यवस्था है इसी को समाधान कह रहे हैं। समाधान मतलब व्यवस्था, अंदर की व्यवस्था भी और बाहर की व्यवस्था भी। मतलब मेरा विचार भी रिजॉल्व हो और हमारा संबंध भी रिजॉल्व हो, समाज भी रिजॉल्व हो और धरती भी रिजॉल्व स्टेट में हो। हर स्टेज पे क्या दिखना है? रिजॉल्व स्टेट। अब रिजॉल्व क्या है कि कोई भी सिचुएशन है उसमें हमको पहला स्थिति है कि मेरे पास उत्तर है, उत्तर नहीं है तो समस्या है, उत्तर है समाधान है और समाधान ही सुख है। तो सुख अभी दो तरीके से हो गए। एक तो इंटरटेनमेंट वाला सुख। उस इंटरटेनमेंट वाला सुख का मतलब है आवेश, मतलब उत्तेजना। एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश, एक प्लेजेंटनेस और एक अनप्लेजेंटनेस। जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाने से अच्छा लगा, तो अच्छा लगने से एक प्लेजेंट फीलिंग आई, लेकिन वो प्लेजेंट फीलिंग सस्टेन नहीं करता, अनप्लेजेंट भी आता है, क्योंकि आपको खाते तो रहना ही नहीं है। तो अनप्लेजेंट क्यों आ रही है? क्योंकि आपके शरीर के लिए पूरा हुआ। तो अनप्लेजेंट फीलिंग भी किसके लिए है? व्यवस्था के अर्थ में। अनप्लेजेंट फीलिंग क्यों आ रही है? भाई खाते ही मत रह जाओ, है ना? तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा। तो एक फीलिंग आ गई, बता रहा है कि हमारा भाई काम हो गया, नाउ स्टॉप, दैट्स इट। तो दोनों सूचना व्यवस्था के अर्थ में है, राइट? लेकिन हम क्या हो रहा है कि जो अनप्लेजेंट फीलिंग है उसको रिमूव करना चाहते हैं और जो प्लेजेंट फीलिंग है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। पूरा भौतिकवाद मतलब कुछ नहीं, हर एक चीज जो बना रहे प्लेजेंट एक्सपीरियंस को इलोंगेट करना। आप कोई भी चीज देख लीजिए, कोई भी चीज ऐसा है जिसको हम प्लेजेंट एक्सपीरियंस को इलोंगेट करने के लिए, जैसे मुझे देखना अच्छा लगता है, मान लो मुझे प्रकृति को देखना अच्छा लगता है, फिर मैं क्या करूंगा? तो घूमूंगा, फिर घूम लिया भाई, भारत में घूम लिया, फिर विदेश घूमूंगा, मान लो विदेश चला गया, फिर मंगल पे जाएंगे। तो कर क्या रहा है इसमें? भाई प्लेजेंट एक्सपीरियंस को इलोंगेट करना है, पूरा बात वहां से चल रही है, और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को रिड्यूस करना है। तो अभी हाँ, आपने अभी जो बताया अनप्लेजेंट चीज भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें ठहराने के लिए है, तो हम उसको निरर्थक ही अवॉइड करते हैं। हाँ, अभी तो यही कर रहे हैं। हाँ। तो उसका प्लेसमेंट नहीं मालूम है, तो उसका भी उत्तर नहीं मालूम है हमको कि प्लेजेंट एक्सपीरियंस हमको क्यों हो रहा है। अपने लिए प्लेजेंट एक्सपीरियंस समाधान नहीं है, ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस क्यों हुआ, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस क्यों हुआ, उसका क्या प्रयोजन है, उस होने का कारण, वो जो कारण समझ में आना, ये समाधान है और वो सुख है। हमने कहा क्या मान लिया?
प्लेजेंट एक्सपीरियंस होना सुख है या अनप्लेजेंट होना दुख है। अनप्लेजेंट प्लेजेंट की बात नहीं है, उससे भी ऊपर की कोई चीज है जिसमें आपके पास हर एक चीज का समाधान है, हर एक चीज का उत्तर है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी क्या व्यवस्था है, क्या मैकेनिज्म है, वो मैं जानना चाहता हूं। ये जानना ही सुख है, न जानना ही दुख है। जानना बराबर सुख, मानना बराबर दुख। मनुष्य अगर मानकर कर रहा है तो उसको तृप्ति नहीं होती। चीजों को करना महत्वपूर्ण नहीं है, समझना महत्वपूर्ण है। तो मानव के लिए जो सबसे मौलिक चीज है वो है एजुकेशन। हम ही लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं? जानने के लिए। तो जानना क्यों आदमी चाहे। बच्चा है, छोटा बच्चा, कभी देखा है उसको खिलाना कितना कठिन काम है। हम लोग सोच रहे सर्वाइवल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना। मनुष्य को ड्राइव क्या कर रहा है? सर्वाइवल। सर्वाइवल तभी ड्राइव कर रहा है जब हमारे अंदर फियर है, भय है, तो सर्वाइवल है ना। एक बच्चा है और उसके पास माँ है और उसकी इस बात की सिक्योरिटी है कि फूड है, भोजन है अभी, और उसको भय नहीं है कि मुझे खाना है कि नहीं है। तो उसका मेन ड्राइव क्या है? सर्वाइवल या जिज्ञासा? उसका मेन ड्राइव समाधान है, राइट। छोटे बच्चों को देखे, 3 साल 4 साल के बच्चों को आप देखिए, 5 साल के तो थोड़ा आगे चला गया, 5 years इज टू लेट, यू कांट ऑब्जर्व वेरी वेल, क्योंकि 5 साल में फिर कंडीशनिंग आ गई सोसाइटी की। लेकिन 3 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चों में, जिसमें लैंग्वेज भी थोड़ा आ गया है, जिसमें आप विटनेस कर, है तो छोटे बच्चों में भी, लेकिन आप विटनेस नहीं कर सकते। लेकिन 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बच्चे में आप विटनेस कर सकते हो कि उसको खिलाना एक कठिन काम है और उसके लिए समझना, क्यूरियोसिटी, एक मौलिक काम है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, करना है जिज्ञासा के लिए कुछ करना है, खिलाने के लिए फिर यूट्यूब है, राइट। लेकिन उसको समझना है, प्रश्न है उसके पास, ये क्या है, वो क्या है, वो प्रश्न उसके पास है। तो एक भाग है समझना, समाधानित होना, उत्तर पाना, और एक भाग है सर्वाइवल, एक भाग है लेफ्ट और एक भाग है राइट। तो लेफ्ट भाग में आपको ज्यादा नहीं करना है, वो सहज है, और राइट भाग में, मतलब समाधान के भाग में नहीं करना, राइट भाग में वो आपको कुछ करना है। अगर आपने राइट भाग को सिक्योर कर दिया है तो आप देखेंगे यहाँ पे वो आराम से आपको दिखेगा। अगर आगे बढ़ गया और लेफ्ट की बात नहीं, अब राइट पे क्राइसिस है, तो फिर क्या हो गया? फिर इधर का बात शुरू हो गया। बट उसकी एक एज आती है। तो अभी हम लोग रोकते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं फिर से और इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको प्रश्न है तो प्रश्न पूछ लीजिए, आके कर लें। प्रश्न जैसा नहीं है, पर जैसे अभी आपने बोला ना कि जो भी हम अनप्लीजेंट का हमें संदेश मिलता है, तो वो भी तो फिर व्यवस्था के अर्थ में ही हुआ ना। हाँ, उसको समझे ना, एकदम व्यवस्था के अर्थ में ही है। लेकिन कैसे है, क्या है, वो आई कहाँ से, क्यों आ गई? भी आपने तो नहीं बनाया अनप्लेजेंट फीलिंग, मानव आया तो मानव में है, तो ये अस्तित्व की ही कोई चीज है, तो उसका कोई पर्पस तो होगा ना। तो क्यों आया, ये सवाल समझना जरूरी है, उसका उत्तर होना जरूरी है, वहां पे समाधान है। बाकी इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला ये समझना है कि अपना 2 गोल है, एक है समाधान को पाना और दूसरा है समृद्धि को पाना। हर मनुष्य 2 चीज चाहता है, समाधान, समृद्धि, या निरंतर सुख और भौतिक समृद्धि। ये दोनों की आवश्यकता है हर मनुष्य को। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं है। अभी जो आया, एक है आदर्शवाद, जिसमें इसकी बात कर रहे हैं और ये इग्नोर हो गया। एक आया भौतिकवाद, जिसमें इसकी बात कर रहे हैं और ये, अभी एक नया दर्शन है मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, कह रहे हैं दोनों चाहिए, दोनों का प्लेसमेंट है लाइफ में। तो हम लोग ब्रेक के बाद मिलते हैं।